ओके, तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आप इंग्लिश में अपना तारुफ कैसे करा सकते हैं, आप ख़ुद को इंट्रोड्यूस कैसे करा सकते हैं। आज हमें जो टॉपिक शुरू करना है इसका नाम है टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, कि आप इंग्लिश में अपने बारे में दूसरों को कैसे बता सकते हैं। जैसे अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपने उसका ठीक से जवाब कैसे देना है। इसमें जो ज़्यादा अहम सवालात हैं वो ये होते हैं कि आपसे कोई आपकी उम्र पूछ सकता है, या आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ से हैं, ये पूछ सकते हैं। इसका ज़्यादा ताल्लुक इस चीज़ से है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो अमूमन आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, आप हैं कौन, आपकी उम्र कितनी है और आप कहाँ से हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सवाल है, तो इनके जवाब तो आपको कम से कम इंग्लिश में देने आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ में पहले हम बात करते हैं कि आपने अपनी उम्र कैसे बतानी है। हाउ विल यू से योर एज। इसमें जो सवाल अमूमन आपसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है वो होगा कि हाउ ओल्ड आर यू, या आपकी उम्र कितनी है। तो आप कहेंगे आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम आई का सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो हम साथ में एम यूज़ करते हैं। तो आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। या आपसे कोई पूछे कि व्हाट्स द एज ऑफ योर ब्रदर, कि आपके भाई की क्या उम्र है, तो आप बोलेंगे ही इज़। तो ही के साथ इज़ का हेल्पिंग वर्ब आता है, ही इज़ 22 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह से आपने अपनी एज से मुतल्लिक सवालात के जवाब देने हैं। हाउ ओल्ड आर यू कब कहेंगे, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, या 22 या 23, जितनी भी आपकी एज है। ठीक है। और किसी भाई की या आपके वालिद की या वालदा की कोई उम्र पूछे तो आपने क्या कहना है कि ही इज़ या शी इज़ 22 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, ये बात हो गई। फिर मैं आपको ये एक चार्ट सा है, ये आप याद कर लें, आपके मतलब ना जुमला बनाने में आपकी बहुत हेल्प होगी इससे। इसमें आपने जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपने जब भी आई यूज़ करना है ना, आपने आई के साथ हमेशा एम यूज़ करना है। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। इसी तरह जब आपने यू का इस्तेमाल करना है कि किसी और के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आपने यू के साथ हमेशा आर यूज़ करना है। ठीक है, यू के साथ कभी भी एम या इज़ नहीं आएगा। ठीक है, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। इसी तरह जब आप ही, शी या इट यूज़ करेंगे कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो इट, तो ही, शी और इट के साथ हमेशा इज़ आता है। ये आपने रट लेना है। आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही, शी, इट के साथ इज़, और वी या दे के साथ, वी मतलब हम, दे मतलब वो। जब ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो तो दे कहते हैं। ठीक है, सो वी आर, दे आर। ठीक है, तो ये आपने अगर चार्ट याद कर लिए तो आपकी इंग्लिश की कम से कम बेसिक जो बुनियादी जो सेंटेंसेस हैं वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, आपने आई के साथ कभी भी इज़ नहीं कहना, आपने आई के साथ हमेशा एम यूज़ करना है, यू के साथ हमेशा आर यूज़ करना है, ही, शी या इट के साथ हमेशा इज़ यूज़ करना है, वी और दे के साथ हमारे और उनके लिए जो ज़्यादा लोगों की बात हो रही है वहाँ आपने आर यूज़ करना है। तो ये अगर आप सीक्वेंस, ये अगर आप फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो आपके बेसिक सेंटेंसेस गलत नहीं होंगे, जो बिल्कुल बुनियादी सेंटेंसेस है जिनको आप यूज़ करके अपनी एज के बारे में या अपने बारे में दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। आगे हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैंने अभी पीछे आपको पिक्चर में दिखाया कि आपने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं जब आप ही, शी, इट, वी, आई और यू यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, अब आपको बेसिक आइडिया हो गया, वरना आप दोबारा थोड़ा वीडियो पीछे करके इसको दोबारा से देख लें। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स है एक तरह की, और आपने इसमें को आपने इसमें क्या कुछ आप लगा सकते हैं। आप इसमें इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसमें एम लिखें। ठीक है, या आप आर लिखें। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से इज़, एम और आर में से आपने यूज़ करने हैं वर्ड्स, और आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें जैसे पहला जो लफ्ज़ है, पहले तो सॉल्व हुआ है ना कि माइकल इज़ एक बंदा है, तो माइकल इज़ 32 ईयर्स ओल्ड। थियो, ये भी एक ही बंदा है, तो इसमें क्या आना चाहिए, आपको पता होगा। मेडिसन, एक ही बंदे की बात हो रही है। जेरेमी एंड तानिया, दो लोगों की बात हो रही है, तो दो लोगों के लिए या ज़्यादा लोगों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ये अब आपको पता होना चाहिए। हमने पिछली अभी बात की है पिक्चर में। ठीक है, वी के साथ क्या आएगा, आई के साथ क्या आएगा, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपने एक्टिविटी अपने पास सॉल्व कर लेनी है। अच्छा, फिर हम अपनी एज तो तब बता सकते हैं ना जब हमें इंग्लिश में अपनी एज बोलनी आती हो। अगर बोलनी ही नहीं आती हो कि हमें जो लेटर्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनकी हमें इंग्लिश ही नहीं आती होगी तो हम कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, कैसे अपना एज बता सकते हैं। तो ये खैर एक बेसिक सी है कि आप देख लें कि 1 की स्पेलिंग क्या है, 15 की स्पेलिंग क्या है। ये मतलब इसमें पूरी मैं आपको नंबर सारे सब नंबर की स्पेलिंग तो नहीं बता सकती थी, ये आप अपने ऑन पे आप खुद ये देख के याद कर सकते हैं, लेकिन आपको हर नंबर के स्पेलिंग आने चाहिए। ठीक है। अच्छा,
तो आपने इसी तरह ना सब नंबर्स के स्पेलिंग याद करने हैं, ठीक है। ये भी आपकी वोकेबलरी का हिस्सा है कि आपको इंग्लिश में नंबर्स की इंग्लिश आपको आती है और आपको उसके स्पेलिंग आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है। जब आपको नंबर्स आते होंगे, उनको लिखना आता होगा, उनकी स्पेलिंग आते होंगे, तो आप ये एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे कि 11 की क्या स्पेलिंग है, 17 की क्या स्पेलिंग है, 34 को हम कैसे लिखते हैं, 59 को और 85 को। तो ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपने खुद करना है, ठीक है। ईजी सी एक्सरसाइज है, आराम से कर लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आकर थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग चीज़ आती है। कंफ्यूजिंग चीज़ ये होती है कि कुछ इंग्लिश के नंबर्स हम ऐसे अदा करते हैं कि वो दोनों एक जैसे लगते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम इंग्लिश में 13 बोलते हैं या 30 बोलते हैं तो सुनने वालों को सेम सुनाई देता है, एक जैसा सुनाई देता है, ठीक है। या 14 बोलते हैं या 40 बोलते हैं तो जल्दी में बोला जाए तो एक जैसा सुनाई देता है। तो हम कैसे अपनी इंग्लिश को इस तरह बेहतर बना सकते हैं कि हम इन दोनों को अदा करें और हमें फ़र्क पता भी चल जाए, या हम किसी इंग्लिश बोलने वाले को सुने और हमें पता चल जाए कि ये 13 बोल रहा है या ये 30 बोल रहा है। तो इसके लिए ना मैं आपको ये जो थोड़े कंफ्यूज करने वाले लफ्ज़ है ना, उनका एक फॉर्मूला बता देती हूँ कि जब भी आपने वो वर्ड्स प्रोनाउंस करने हैं जिनके एंड पे टीन आता है, TEEN, जहाँ पे टीन आता है उसमें आपने क्या करना है कि टीन पे फोकस करना है, ठीक है। टीन को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस करना है, जैसे कि 13, 14, 15, 16। देखें, फोकस मेरा पहले पार्ट पे नहीं है, फोकस मेरा दूसरे हिस्से पे है, 13 पे है, थर्ड पे नहीं है, थर्ड पे नहीं है, 13, ठीक है। इसी तरह जो वो सेंटेंसेस हैं जिनके एंड में 30 आता है, TY30 आता है, उसमें आपने अपने नंबर के पहले हिस्से पे फोकस करना है। मतलब आपने 30, 40, 50, 60, 70, समझ आई बात की? कि आपने 13 वाले में फोकस किया किस पे, टीन पे, और 30 वाले पे आपने किस पे फोकस किया, थर्ड पे। बस ये फ़र्क है। इस तरह ना आप कन्फ्यूजन को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको अब नंबर सुनाऊंगी, ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। ये आपने खुद सॉल्व करना है और मैं भी आपके साथ सॉल्व करती हूँ, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगी कि आपने ये सही सॉल्व किया है या कि आपने ये सही सॉल्व नहीं किया। चलें, अब मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगी, आपने ऑडियो सुननी है और आपने देखना है कि आप इसको ठीक से समझ सकते हैं नंबर्स को या नहीं, ठीक है। कि आप अभी भी कंफ्यूज तो नहीं हो रही, आप वो फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया है, या कि नहीं फॉलो कर रहे। 14, 13, 30. अच्छा, इसमें मैं एक बार आपको ना पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है कि हमने किस तरह से 13 में टीन पे फोकस करना है, 30 में थर्ड पे फोकस करना है, इसी की ना मैं आपको एक बार ऑडियो भी सुना देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। 14, एक सेकेंड। 13, 30, 14, 40. आप फोकस कर रहे हैं कि ये 14 और 40, देखिए डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आगे सुने। 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. ठीक है, अब आपको सुन के थोड़ा और आइडिया होगा कि मैं वो क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें मैंने आपको सुनाने हैं नंबर्स और आपने देखना है कि वो 14 कह रहा है या 40 कह रहा है, 13 कह रहा है या 30 कह रहा है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको वो सुना देते हैं जो पहले सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। My name's Tamar, and I'm 50 years old. तो ये 50 बोला उसने, तो ये 50 पे टिक हुआ। इसी तरह आपने अपने पास 1 से लेकर 7 तक टिक मार्क कर लेना है, ठीक है। जो आपको लग रहा होगा कि ये 14 है, 40 है, जो भी आपको लगेगा, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। I'm Bobby, and I'm 40. ठीक है, अपने पास ये टिक मार्क कर लें कि कौन सा है। आगे सुनते हैं। My brother's called Carl, and he's 30. चलिए अब थर्ड नंबर वाला हम सुन रहे हैं। Leah is 19 years old. चलिए अब हम चौथा सुनते हैं। My name's Sam, and I'm 60.
चलिए आप पांचवा सुनते हैं। My grandma is called Molly, and she's 80. ठीक है, हम छठा सुनते हैं। Hi, I'm Justin, and I'm 17. चलिए हम आखिरी अब सुन लेते हैं, इसमें क्या बता रहे हैं। I have a daughter called Ada. She's 13. ठीक है, अब हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको ये सुनते हुए नहीं समझ आई होगी कि पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया है, पहले अपना तारुफ कराया कि आई एम दिस एंड आई एम दिस मैनी ईयर्स ओल्ड। तो अमूमन लोग अपना तारुफ इसी तरह कराते हैं कि अपना नाम बताते हैं, साथ में अपनी एज बताते हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में कम से कम अपना नाम ठीक से प्रोनाउंस करना और साथ में अपनी एज इंग्लिश में करेक्टली आपने कैसे बतानी है वो आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी एक्सरसाइज में हमने जो किया है मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। तो इसमें बॉबी जो था ही वॉज 40 ईयर्स ओल्ड, कार्ल वॉज 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, लिया की एज उन्होंने 19 बताई है, सैम की एज 60 थी, मॉली की एज थी 80, जस्टिन की एज थी 17 और एडा की एज थी 13। और ये मैंने वैसे ही समझा जैसे हमने पीछे एक्सरसाइज मैंने आपको एक्टिविटी में सारी आवाज़ें सुनाई हैं, 13 और 30 का डिफरेंस समझाया है और उसी के हिसाब से हमने इसको सुनकर पहचान लिया कि ये 30 कह रहा है, ये 13 कह रहा है। ठीक है, तो बस ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। ये हमारा छोटी सी ना हमारी क्लास की एक्टिविटी थी ताकि आपको पता चले कि अंग्रेज़ किस तरह बोलते हैं। अब हम जैसे बात करते हैं तो हमारी इंग्लिश भी ना थोड़ी आसान है, लेकिन जैसे वो बात करते हैं तो कई बार हमें उनके वर्ड्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं साथ साथ उनके ऑडियोज़ भी लगाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब तो हमने पता कर लिया कि हमने अपना नाम कैसे किसी को बताना है, हमने अपनी उम्र कैसे किसी को बतानी है। अब बात करते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से आए हैं उनकी कंट्री में, ये आपने उनको कैसे बताना है। तो सेइंग वेयर यू आर फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, आप ये कैसे कहेंगे। आपसे फॉर एग्जांपल वो सवाल करते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए एम, आई के साथ हमेशा एम आता है। ठीक है, और अगर हमने बोला कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। व्हाट नेशनैलिटी आर यू, तो हमने आपको नेशनैलिटीज़ पढ़ाई थी। अगर आपको याद हो हमने अपने पिछली वीडियो में सारी नेशनैलिटीज़ की थी और हमने उसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज भी की थी जिससे आपको नेशनैलिटीज़ के नाम याद हो गए होंगे। अच्छा, अब हमने ये करना है कि इस वीडियो में हमने ये देखना है कि आपने अगर पाकिस्तानी हैं या जिस भी नेशनैलिटी के, आप जिस भी मुल्क के हैं, तो आपने अपना तारुफ कैसे कराना है। तो आप कह सकते हैं आई एम पाकिस्तानी या आई एम पाकिस्तानी। अब ये देखें, जब आपने ये बताना है कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो आपने बीच में फ्रॉम यूज़ करना है, लेकिन आपने ये बोला कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो आपने फ्रॉम यूज़ नहीं करना, आपने बस बोल देना है आई एम पाकिस्तानी या आई एम पाकिस्तानी। ठीक है, और जब ये पूछें कि कहाँ से हैं तो आपने बोला आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, और इसकी बाकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे कोई इटली से तो वो क्या कहेगा वी आर इटालियन। ठीक है, फ्रॉम इटालियन नहीं बोलेगा, वो बोलेगा वी आर इटालियन, ये काफ़ी है, पूरा सेंटेंस यही है। और अगर बोलना होगा कि आई एम फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, कि मैं स्विट्ज़रलैंड से हूँ, तो बोलेगा आई एम फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। तो ये बस फ़र्क आपने देखना है कि आप कौन है उसमें आपने फ्रॉम नहीं लगाना, लेकिन आप कहाँ से हैं उसमें आपने फ्रॉम लगाना है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम पाकिस्तानी। इस तरह से आप अपना तारुफ करा सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक सिंपल सा रूल है। ठीक है, जो हम पहले देख भी चुके हैं। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि आपने आई एम जब यूज़ करना है और आपने अपनी कंट्री के बारे में बताना है तो आपने बीच में फ्रॉम लगाना है, जो मैं आपको बता भी रही थी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान या आई एम फ्रॉम स्पेन अगर आप स्पेन से हैं। ठीक है, और आई एम स्पेनिश। ठीक है, इसमें फ्रॉम नहीं आया, देखिए आई एम के साथ डायरेक्ट आपने अपनी नेशनैलिटी लगा दी है कि आई एम पाकिस्तानी, आई एम स्पेनिश अगर आप स्पेन से हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा तो ये बात हो गई। अच्छा, फिर ये आपको मुख्तलिफ़ मुल्कों के फ़्लैग्स से उनके मुल्कों को पहचानना भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार नाम नहीं लिखा होता मुल्क का, वहाँ पे बस एक झंडा लगा होता है और आपने पहचानना होता है कि ये किस मुल्क का झंडा है। तो ये यहाँ पे हम क्या उम्मीद करें कि यहाँ की लैंग्वेज कैसी होगी, यहाँ पे कौन लोग होंगे। ठीक है, तो बस ये अपने झंडों से भी पहचानना है। तो इसमें मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, ये यूके या लंदन या यूनाइटेड किंगडम का फ़्लैग है। ठीक है, और जो दूसरा है ये जापान का फ़्लैग है। ठीक है, जो तीसरा है ये यूएस या अमेरिका का फ़्लैग है, और जो चौथा है ये फ्रांस का फ़्लैग है। तो ये आपको फ़्लैग्स से भी मुल्कों को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, मतलब सब मुल्कों के ही फ़्लैग्स आने चाहिए, स्पेशली जहाँ पर आपका इरादा हो कि मैं इस मुल्क में जाना चाहता हूँ, कम से कम वहाँ का तो आपको फ़्लैग का पता होना चाहिए कि उसको फ़्लैग इस तरह का है। अच्छा, अब सॉरी वो एक्सरसाइज हमने आप करनी जो मैं आपको पहले कह रही थी। इस एक्सरसाइज में हमें यही बताना है कि आप जिस मुल्क से हैं उस मुल्क वाले को हम क्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई इटली से है तो हम उसको इटालियन कहेंगे,
पिछले लेक्चर में ना हमने ये सारा ही वो कैब वाले टॉपिक में ही सारी नेशनैलिटीज़ कवर की थी, अगर आपको याद हो तो ना आप बेशक वो वीडियो दोबारा देख लें। और आपको ना हर नेशनैलिटी का स्पेलिंग आने चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। कहीं कहीं आपको लिखना पड़ जाए, कहीं लिखा हो और आपको पढ़ना पड़ जाए तो आप उसको पहचान लें कि ये इटालियन है, मतलब कि ये इटली से आया है, ठीक है। इसी तरह स्पेन में जो रहते हैं उनको हम स्पेनिश कहते हैं, जर्मनी वालों को जर्मन्स कहते हैं या जर्मन कहते हैं, कनाडा वालों को हम कैनेडियंस कहते हैं, अमेरिका वालों को अमेरिकन्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों को ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं, चाइना वालों को चाइनीज़ कहते हैं। मैंने आपको खुद सॉल्व करा दिया आपकी एक्सरसाइज, लेकिन इसके स्पेलिंग अब आपने याद करना है और आपको आते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे मूव करते हैं, वरना ये आपका होमवर्क है, आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, आगे जिस तरह हम हर एक लेक्चर में आपने देखा हो कि मैं आपको फ्लो चार्ट सा दे देती हूँ और आपने इस फ्लो चार्ट के ज़रिए 12 सेंटेंसेस पूरे करने होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके पास 3 बॉक्सेस हैं, मतलब कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आपने इन तीनों बॉक्सेस में से एक एक लेटर चूज़ करना है और आपने पूरा जुमला बनाना है। मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ। एक तो यहाँ पे आपको साइड पे एग्जांपल दी भी हुई है कि आपने पहले बॉक्स में से आई चूज़ किया, दूसरे बॉक्स में से एम चूज़ किया और तीसरे बॉक्स में से ऑस्ट्रेलियन चूज़ किया, तो आई एम ऑस्ट्रेलियन, ये पूरा जुमला बन गया, ठीक है। और एक मैं आपको एग्जांपल खुद करवा देती हूँ कि मैंने पहले बॉक्स में से दे यूज़ कर लिया, मुझे पता है कि दे जहाँ पे आएगा वहाँ पर आर आएगा, ठीक है। दे के साथ आर आता है, दे आर इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब ये है कि वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश मतलब ये नहीं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो दे आर इंग्लिश, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकती दे आर फ्रांस, वो जुमले की कोई सेंस ही नहीं बनती। दे आर फ्रांस का क्या मतलब है, वो फ्रांस है, वो कंट्री है, नहीं ना। तो आपने क्या करना है कि आपने दे आर फ्रॉम फ्रांस ये बनाना है जुमला। तो मैंने 3 जुमले आपको खुद बता दिए हैं, बाकी आपने खुद बनाने हैं और आपने टोटल इसके 12 जुमले बनाने, तो आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी और ये भी आपका होमवर्क है। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, आराम से बन जाएंगे। अच्छा, अब तक हमने अपना तारुफ करने की हमने बात कर ली। हम अपना नाम कैसे बताएंगे, अपनी एज कैसे बताएंगे, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम वो कैसे बताएंगे इंग्लिश में। अब हमने इतना काम कर लिया। अब आज हम थोड़ा सा वोकेबलरी करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ रिश्तों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब मुझे यकीन है कि आपको उनमें से ज़्यादातर तो आते होंगे, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस एक तरह की रिवीजन है। मैं चाह रही हूँ कि जिसको कुछ भी ना आता हो ना, वो भी ये सुनकर उसको आइडिया हो जाए, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ना समझेगा कि इतना बेसिक पढ़ा के क्या, अभी आगे थोड़ी मुश्किल चीज़ें भी आएंगी, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको बेसिक्स आते हों, ठीक है। अच्छा, अब हम मिसाल लेते हैं कि ये पैब्लो है, एक बंदा पैब्लो, ठीक है। अब पैब्लो की मदर हैं, ठीक है, मतलब उसकी वालदा हैं और उसके अब्बू हैं। तो वालदा के लिए हम मदर का वर्ड यूज़ करते हैं या शॉर्ट करके हम मॉम कह लेते हैं, और अब्बू के लिए फादर या डैड। ये रिश्तों के नाम है इंग्लिश में, ठीक है, मदर फादर। अब जो मदर की या उनकी वालदा की बहन होगी वो क्या कहलाएगी, आंट। और आंट की स्पेलिंग भी देख लेंगे, अब हर वर्ड की स्पेलिंग देखें आप बोर्ड से, ठीक है, स्पेलिंग आने चाहिए। और जो उसके अब्बू का भाई होगा वो क्या कहलाएगा, अंकल, ठीक है। और जो पैब्लो की बीवी होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी वाइफ। और जो उसकी वाइफ की बहन होगी, जिसको हम उर्दू में साली कहते हैं, वो क्या कहलाएगी, पाब्लो की सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अब पाब्लो की खाला के जो बच्चे होंगे वो पाब्लो के क्या होंगे, कज़िन, ठीक है। और पाब्लो के अंकल के जो बच्चे होंगे वो भी होंगे उसके कज़िन्स। तो ये आपको बेसिक बस रिलेशन है, बस वो जो होते हैं ना उसके फैमिली में मेंबर्स के नाम है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये तो आपको आता ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, आगे एक और एग्जांपल है। अब लड़की है मैरी। अब मैरी की अगर शादी होती है तो उसके शोहर का नाम, शोहर का नाम तो नहीं खैर, उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, उसको हम कहेंगे उसका हस्बैंड, कि ये मैरी का हस्बैंड है। अब जो उनके बच्चे होंगे, लड़का हुआ तो सन, लड़की हुई तो डॉटर, और उन दोनों को हम क्या कहेंगे, इसके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। बच्चों को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन, और बेटी के लिए डॉटर और बेटे के लिए सन। अब जो उनके बच्चों के बच्चे होंगे वो कहलाएंगे मैरी के ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते, ठीक है, पोतियाँ, उसको हम ग्रैंड चिल्ड्रन कहते हैं। लड़की हुई तो या पोती हुई तो ग्रैंड डॉटर, और पोता हुआ तो ग्रैंड सन। तो ये आपने देख लेना, ठीक है। ये भी मुख्तलिफ रिश्ते हैं जिनको हम इंग्लिश में इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं और इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, और ये उनके स्पेलिंग है, ये आप देख लें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पहले से आते होंगे, लेकिन एक बार रिविजन होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें, लड़की है, उसका नाम है सारा, ठीक है। अब सारा का जो भाई है वो उसका होगा ब्रदर। दोनों के जो वालदैन हैं वो होंगे उनके पेरेंट्स, और जो उनके पेरेंट्स के भी वालदैन हैं वो होंगे इन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स। और अगर ग्रैंड पेरेंट उनकी जैसे दादी है या नानी है तो वो होगी ग्रैंड मदर, अगर दादा है या नाना है तो वो होंगे उनके ग्रैंड फादर। तो ये उनके रिश्तों के नाम हैं इंग्लिश में, भाई, वालदैन, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ठीक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बात भी होगी। अच्छा, आगे 2 और एग्जांपल्स हैं
कि हम डैन के बारे में बात करें। डैन की जो बहन है वो उसकी सिस्टर होगी, और जो डैन की सिस्टर का शोहर होगा वो होगा डैन का ब्रदर इन लॉ। ठीक है, बहन का शोहर को क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अब और जो डैन की बहन के बच्चे होंगे, अगर वो लड़का होता है तो वो नेफ्यू होगा, और अगर वो लड़की होती है तो नीस होगी, या हम जिसको भांजा या भांजी कहते हैं उर्दू में, तो भांजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नीस, और भांजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्यू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हैरी है, और अब हैरी के अब्बू हैं जो फादर हैं या डैड हैं, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो वो जो दूसरी उसकी बीवी होगी वो हैरी की क्या लगेगी? स्टेप मदर या स्टेप मॉम, सौतेली माँ। ठीक है, स्टेप मदर या स्टेप मॉम। और उसके जो सौतेली माँ से जो बच्चे होंगे वो हैरी क्या लगेंगे? स्टेप सिस्टर या स्टेप ब्रदर। तो सौतेले भाई बहन को हम स्टेप सिस्टर या स्टेप ब्रदर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। तो बस ये रिश्तों का मैं नाम देख लिए। मुझे पता है कि आपको पहले से आते हों, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एटलीस्ट उनकी स्पेलिंग एक बार देख लें और उनको याद कर लें अगर आपको पहले से नहीं आते थे। ठीक है, अच्छा, अब ये आम जानवरों के नाम हैं। कैट कहते हैं बिल्ली को, और मतलब मेरा मेन मकसद दिखाने का ये होता है कि अगर आपको नहीं नाम आते तो आपको आ जाए, और आपको आते हैं तो आप इनको एटलीस्ट स्पेलिंग देख लें कि आप स्पेलिंग ठीक से लिखेंगे। ठीक है, कैट बिल्ली, कुत्ता डॉग, खरगोश रैबिट, हैमस्टर ये एक चूहे की किस्म होती है पर थोड़ा क्यूट होता है, चूहे से ज़्यादा क्यूट होता है ये हैमस्टर। ठीक है, और गिनी पिग ये भी एक पिग की ही किस्म है। ठीक है, यहाँ हमारी कंट्री में तो नहीं पाया जाता, बाहर ही होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। अच्छा, और मछली फ़िश, तोता पैरट, टर्टोइज कछुआ, स्नेक सांप, डंकी गधा, पिग पता है आपको क्या होता है, मुर्गी चिकन, भेड़ शीप, घोड़ा हॉर्स, और काउ इज़ गाय। ठीक है, तो ये हमने आम जो जानवरों के नाम हैं ये आपको आते होंगे। आप इनकी एक बार स्पेलिंग देख लें ताकि आपको लिखने में भी और पढ़ने में भी इनको मसला ना हो। अच्छा, यहाँ तक हमारा आज लेक्चर ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज हमने क्या कुछ पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो आप मुझे कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अच्छा, आज हमने ये पढ़ा है कि आप अपने बारे में कैसे दूसरों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे आप अपनी उम्र के बारे में कैसे बता सकते हैं, अपना तारुफ कैसे करा सकते हैं ठीक तरह से। और इसके अलावा हमने नंबर्स के बारे में देखा है कि आप नंबर्स को कैसे सुनकर पहचान सकते हैं। फिर हमने देखा है कि हम आप कहाँ से हैं ये कैसे आप बता सकते हैं किसी को। मुख्तलिफ झंडों के बारे में देखा हमने, और हमने मुख्तलिफ जो नेशनैलिटीज़ हैं, अक़वाम के नाम हैं वो हमने देखे। ठीक है, फिर हमने मुख्तलिफ रिश्तों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो देखा, और हमने मुख्तलिफ जानवरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो देख लिया। तो बस इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी आपसे कल, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और बस ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।